हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग सेक्शन बी तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम सेक्शन सी से डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन सी के जो क्वेश्चन हैं वो 3 नंबर के हैं। और पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिस्कवरी मेड बाय हार्से एंड चेज यूजिंग रेडियो एक्टिव सल्फर एंड फॉस्फोरस इन देयर एक्सपेरिमेंट। तो हार्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट हमें इसमें बताना है। नेक्स्ट है हमारा, नेम 2 hormones that are constituent of contraceptive pills. Why do they have high and effective contraceptive value? Name a commonly prescribed non-steroidal oral pills. तो इसमें 3 पार्ट्स हैं। पहला है, हमें ऐसे 2 hormones बताने हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के कॉन्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ होते हैं। उसके बाद फिर उनकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है वो इतनी हाई कैसे होती है ये बताना है। और तीसरा बताना है, कोई नॉन स्टेरॉयडल ओरल पिल बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेजेस दैट सीड ऑफर टू एंजियोस्पर्म्स। नेक्स्ट है कि एंजियोस्पर्म्स को सीड से क्या फ़ायदा होता है। इसमें और में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन इन वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरियन में पॉलिनेशन किस तरीके से होता है, इसकी प्रोसेस को हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मेंट बाय मेटास्टैसिस। मेटास्टैसिस क्या होता है हमें पता है। कैंसर में एक प्रोसेस होती है जहाँ पर जो ट्यूमर सेल्स होते हैं वो दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, जिसको मेटास्टैसिस कहते हैं। इसका बी पार्ट है, व्हाट इज़ द फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन बी सेल एंड टी सेल। बी सेल एंटीबॉडीज़ बनाता है और टी सेल एंटीबॉडीज़ बनाने में हेल्प करता है, और टी सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी देता है। इस तरीके के कुछ पॉइंट्स इसमें मेंशन करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, जिसका ए पार्ट है टोडी इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक ऑफ सम पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया। नेम द ऑर्गेनिज्म एंड प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टोडी। ठीक है। नेक्स्ट है, वाई डू ऑर्गेनिक फार्मर्स नॉट रिकमेंड इराडिकेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। इंसेक्ट पेस्ट के इराडिकेशन को क्यों रिकमेंड नहीं करते हैं ऑर्गेनिक फार्मर्स, और क्या रीज़न है इसका, ये एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है, अ फुली डेवलप्ड फीटस इनिशिएट्स इज डिलीवरी फ्रॉम द मदर्स वूम। जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मतलब जो फुली डेवलप्ड फीटस होता है वही इनिशिएट करता है डिलीवरी को, तो इसको कैसे जस्टिफाई करना है। ऑब्वियसली जो फीटस जब फुली डेवलप हो जाता है तब फीटस से सिग्नल जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और इसी को ही हम फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है, हाउ आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट प्रोड्यूस्ड बाय सम प्लांट्स एंड एपोमिक्टिक सीड बाय सम अदर। तो एपोमिक्टिक सीड्स और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे हमें ग्राफ को स्टडी करना है और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। देखिए, जैसे कि आप ग्राफ देख पा रहे हैं, ये बैक्टीरियल ग्रोथ है 2 शुगर्स की प्रेजेंस में। एक है ग्लूकोज और एक लैक्टोज। जब किसी भी मीडियम में 2 शुगर होती हैं, एक ग्लूकोज एक लैक्टोज या फिर कोई और भी, तो किस तरीके से ग्रोथ होती है उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला है, व्हाट इज़ द प्रेफर्ड सबस्ट्रेट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ग्राफ से भी हमें पता लगता है और वैसे भी हमें पता है कि अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों हैं तो सबसे पहले जो बैक्टीरिया है वो ग्लूकोज को कंज्यूम करेगा। तो ग्लूकोज जो है प्रेफर्ड सबस्ट्रेट है, तो ए का जो आंसर है वो है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज पीरियड एक्स रिप्रेजेंट इन द ग्राफ। तो ग्राफ में पीरियड एक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जब भी बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व हम देखते हैं तो उसमें 3 फेजेस होते हैं। पहला होता है लैग फेज, जहाँ पर बैक्टीरिया अपने आप को प्रिपेयर करता है शुगर को कंज्यूम करने के लिए। इसके बाद लॉग फेज़ होता है जहाँ पर इसकी ग्रोथ होती है, और उसके बाद फिर एक स्टेशनरी फेज़ होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ग्लूकोज का लैग फेज़, लॉग फेज़ और स्टेशनरी फेज़ आएगा, और फिर लैक्टोज का स्टार्ट होगा। तो उसके बीच में पीरियड एक्स आता है। तो जो पीरियड एक्स है वो एक शॉर्ट लैग फेज़ है, जहाँ पर जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को तैयार करेगा लैक्टोज को कंज्यूम करने के लिए, क्योंकि लैक्टोज ग्लूकोज से डिफरेंट है और उसी तरीके के एंजाइम चाहिए, अलग एंजाइम चाहिए लैक्टोज को कंज्यूम करने के लिए। तो पीरियड एक्स में वो एंजाइम्स वगैरह बनेंगे बैक्टीरिया के अंदर। तो ये क्या है, ये लैग फेज़ है, यानी शॉर्ट लैग फेज़ है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपको शो नहीं होगा, बट मैं बता देती हूँ। इसका बी पार्ट ये कहता है, Why does the growth curve of lactose is less steep than in case of glucose। मतलब लैक्टोज जो है इतना एकदम से तेज़ी से जो कर्व है वो नहीं बढ़ रहा है, लेस स्टीप है एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज। इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न सीधा सा है, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो बैक्टीरिया उसको आसानी से कंज्यूम कर लेता है, इसलिए वो ग्लूकोज को फास्टली कंज्यूम करेगा, तेज़ी से कंज्यूम करेगा, इसलिए उसका ग्राफ जो है ज़्यादा होगा।
ज़्यादा स्टीप होगा, जबकि लैक्टोज को वो धीरे धीरे कंज्यूम करता है, इसलिए इनके ग्राफ में क्या होता है, डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है what would be the consequence of high glucose concentration in the system throughout the regulation of the lactoperin। तो ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर थ्रू आउट सिस्टम ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है तो लैकोपेरिन के रेगुलेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट है, ग्लूकोज बहुत सारी चीज़ें करता है, बट सीधा सा आंसर इसका ये होगा कि अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो लैकोपेरिन हमेशा ऑफ कंडीशन में रहेगा, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो लैक्टोज के ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करता है, लैक्टोज को सेल के अंदर नहीं आने देता है। तो जब लैक्टोज सेल के अंदर नहीं आएगा तो जो लैकोपेरिन है वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है लैकोपेरिन हमेशा ऑफ कंडीशन में रहता है जब तक कि उसको ऑन ना किया जाए। जब लैक्टोज आता है और फिर वो एलोलैक्टोज में बदलता है और फिर वो रिप्रेसर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है, तब जाके रिप्रेसर मॉलिक्यूल जो होता है कह सकते हैं कि डीएक्टिवेट होता है और वो बाइंड नहीं करता और लैकोपेरिन ऑन होता है। तो अगर ग्लूकोज रहेगा तो लैक्टोज नहीं आ पाएगा और इस वजह से लैकोपेरिन ऑफ कंडीशन में रहेगा। चलिए ये तो बात हुई क्वेश्चन नंबर 29 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 में भी हमें ग्राफ स्टडी करना है और ग्राफ स्टडी करके हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ये जो ग्राफ है ये नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स और ये कलर के बीच में है। तो एक्चुअली में ये इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म जो है उसके बारे में है, ये जो हमने इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन है ए क्या रिप्रेजेंट करता है अबव ग्राफ में व्हेन दिस टाइप ऑफ कंडीशन ऑकर्स। तो ए की अगर बात करें तो ए रिप्रेजेंट करता है शिफ्ट बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो शिफ्ट हुई है उसको ए रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये कह सकते हैं कि ये वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है हमें इस फिनोमिना को बताना है कौन सा फिनोमिना शो हुआ है, तो इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म शो हुआ है। एक्चुअली इस ग्राफ में ये दिखाया हुआ है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जो वाइट कलर के इंडिविजुअल्स थे या मौत थे वो ज़्यादा थे और आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लैक कलर के मौत ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, इस प्रोसेस में हुआ क्या, ये हमारे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी है व्हाट प्रूव्स द अबव प्रोसेस इज ऑब्जर्व्ड इन पेपर्ड मोथ। ठीक है, मतलब क्या प्रूव करता है जो भी प्रोसेस हुई पेपर्ड मोथ में। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, मतलब इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं थी, तब पेड़ों के ऊपर उनके ट्रंक के ऊपर क्या मिलते थे, लाइकेंस मिलते थे जो कि लाइट कलर के होते थे। तो जो मोथ होते थे लाइट कलर के वो वहाँ पे रहते थे, तो उनको प्रीडेटर्स नहीं देख पाते थे क्योंकि वो छुप जाते थे वाइट कलर की वजह से, और उनके नंबर जो थे वो बढ़ते चले जाते थे। और जो ब्लैक वाले थे उनको देख लेते थे तो उनको प्रीडेटर्स खा लेते थे और उनके नंबर बहुत ज़्यादा कम थे। पर जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो लाइकेंस सारे कम हो गए पॉल्यूशन की वजह से और ट्रंक जो है वो डार्क कलर का निकल गया। अब यहाँ पर जो वाइट कलर के मोथ्स थे उनको प्रीडेटर्स फिर देखने लगे और उनको खाने लग गए, जिस वजह से उनकी पॉपुलेशन कम हो गई और डार्क कलर को एडवांटेज हुआ तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। तो इस तरीके से ब्लैक कलर वाले बढ़ गए। तो यहाँ पे ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है हाउ वुड यू लिंक दी अबव स्टडी विद नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन से कैसे इसको लिंक करते हैं, जाहिर सी बात है नेचर उसको ही सिलेक्ट करता है जो कि फिट हो। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तब यहाँ पे ब्लैक कलर वाले ज़्यादा फिट थे तो नेचर ने भी उनको सेलेक्ट किया। तो इस तरीके से नेचुरल सिलेक्शन के बारे में यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है सेक्शन ई। सेक्शन ई में पहला क्वेश्चन है कि मॉर्गन ने एक डायहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट किया ड्रोसोफिला पे जस्ट लाइक मेंडल with pea plant, the F2 ratio deviated significantly from that of Mendel F2 ratio। वहाँ का F2 रेशो मेंडल के F2 रेशो से डेविएट हुआ। तो हमें एक्सप्लेन करना है, राइट द एक्सप्लेनेशन मॉर्गन एंड दिस ग्रुप गेव टू द ऑब्जर्वेशन दे ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट, वर्क आउट अक्रॉस टू शो हाउ इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे एक तरीके से लिंकेज के बारे में पूछा है क्योंकि लिंकेज की वजह से ये डेविएशन आता है, तो वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इसके और में क्वेश्चन है वर्क आउट अ टिपिकल मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस एंड स्टेट द लॉ दैट ही डिराइव्स फ्रॉम टू एक्सप्लेन इट मैथमेटिकली। ठीक है, इसमें डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताना है और इसमें वो जो लॉ पे बेस्ड है वो भी बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, ए पार्ट है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमन। स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन करना है और एक ह्यूमन स्पर्म ड्रॉ करना है और अच्छी तरीके से एक्रोजोम मिडिल पीस ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है। नेक्स्ट है यहाँ पे दो क्वेश्चंस हैं, जोना पेलिसुडा कोरोना रेडिएटा के बीच में डिफरेंशिएशन करना है। नेक्स्ट पार्ट है पिट्यूटरी हार्मोन और ओवेरियन हार्मोन का रोल बताना है मेंस्ट्रुअल साइकिल में इन ह्यूमन फीमेल्स।
लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन वाई डीएनए वॉज चूजन ओवर आरएनए एज जेनेटिक मटीरियल। गिव रीजंस बाय फर्स्ट डिस्कसिंग द डिजायर्ड क्राइटेरिया इन अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल एंड इन द लाइट ऑफ बायोकेमिकल डिफरेंस फ्रॉम डीएनए एंड आरएनए। इसमें बताना है कि डीएनए को क्यों चूज़ किया गया ओवर आरएनए, और इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक बतानी है जेनेटिक मटीरियल की, और बायोकेमिकल डिफरेंस बताना है डीएनए और आरएनए का। और में क्वेश्चन है, कैन अ चाइल्ड हैव ब्लड ग्रुप ओ इफ हिज और हर पेरेंट हैव ब्लड ग्रुप ए एंड बी। अगर पेरेंट का ग्रुप ए एंड बी है तो क्या चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है, इसको एक्सप्लेन करना है क्रॉस से। तो इस तरीके से ये हमारे क्वेश्चंस थे इस क्वेश्चन पेपर के लिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हेल्पफुल रहे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।